एक बार फिर से आपकी खबर, आपका चैनल और आपका भरोसा वो सच साबित हुआ है। मैंने कल ये खबर दिखाई थी और कल इस खबर के अंदर मैंने विस्तार से बात की थी कि कल राहुल गांधी वो सरकार की नींव हिला देंगे या फिर कल कुछ वाकई बवंडर होगा। और बवंडर से मेरा मतलब क्या था, मैंने कल भी खबर में आपको बताया था और आज भी उसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखा दूंगा। बवंडर से मेरा मतलब यह था कि कुछ बड़ी खबर, कुछ ऐसी चौंकाने वाली खबर वो आएगी और टीवी पर केवल उसी की चर्चा चलेगी। आज वही हुआ। एक ऐसी बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई। अब केवल उसी खबर पर बात हो रही है। राहुल गांधी ने क्या कहा, चुनाव को लेकर के या फिर वोट चोरी को लेकर के जो आरोप लगाए गए उन पर बात नहीं हो रही है। खबर यह है कि बीजेपी ने अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है नितिन नबीन को। यह है नितिन नबीन साहब। नितिन नबीन को बीजेपी ने अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है ये, यानी यही जेपी नड्डा की जगह पर अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं 14 जनवरी को। अब जरा इस बात को समझिए आप कि एक ऐसा चौंकाने वाला नाम, एक ऐसा नाम जिसको लेकर के कोई कयास नहीं थी और अचानक से इनके नाम का ऐलान हो गया। और ये जो खबर सामने आई, उधर से रामलीला मैदान में राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ और इधर से टक से खबर टीवी पर ऑन हो गई। जरा एक एक करके चीजों को समझिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, ना ही मैं कोई ऐसा कोई ज्योतिषी हूं कि मुझे कहीं से कुछ पता चल जाता है। मैं बिटवीन द लाइन वो पढ़ने की कोशिश करता हूं और कई बार उसमें हमें कामयाबी मिलती है। तो सबसे पहले जरा मैंने कल जो कहा था उस पर बात एक बार सुन लीजिए वो आप, और उसके बाद में नितिन नबीन वो है कौन और कैसे बीजेपी जो परिवारवाद की दुहाई देती रही, बीजेपी को सरप्राइज देने के नाम पर भी, नरेंद्र मोदी साहब को सरप्राइज देने के नाम पर भी कोई और नहीं मिला, नितिन नबीन ही मिले। परिवारवाद के एक बहुत बड़े चेहरा आप कह सकते हैं। इन पर विस्तार से बात करेंगे। नितिन नबीन है कौन, इनके पूरे बैकग्राउंड को खंगालेंगे। और आज वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रैली हुई, उस रैली में किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, फिर उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार जरा एक छोटी सी झलक सुन लीजिए जिस पर कल हमने बात की थी और आज वही सच साबित हुआ है कि कल क्या राहुल गांधी वाकई सरकार की नींव हिला करके रख देंगे। वोट चोरी के मुद्दे पर क्या वाकई चुनाव आयोग को हिला करके रख देंगे या फिर कल बवंडर होगा। और यह बवंडर से मेरा मतलब यह है कि कल कुछ ऐसा बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आ जाएगा जिस पर पूरे दिन कल चर्चा होती रहेगी। टीवी पर रैली को कवरेज नहीं मिलेगा और सारे दिन उस मुद्दे की चर्चा होती रहेगी। और मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर के बिहार के अंदर कहा कि हम यात्रा निकालेंगे। और जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा शुरू होनी थी 17 सितंबर को, उसी दिन अचानक से यह जो है वो तय हो जाता है कि चुनाव आयोग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव आयोग की 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यानी मीडिया का अटेंशन किस तरीके से, कैसे, कहां पर घुमाया जाता है, ये सरकार इस चीज में बड़ी माहिर है। ये बार बार सामने आता है। तो कल जब राहुल गांधी रामलीला मैदान से गरजेंगे वो चुनाव आयोग को लेकर के, और वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ओम बिरला साहब नहीं होंगे। वहां पर तख्तियां भी लहराई जाएंगी, नारे भी लिखे होंगे, सब कुछ होगा। यानी राहुल गांधी का मंच है और राहुल गांधी के हाथ में ही रिमोट है, राहुल गांधी के हाथ में ही माइक है। वो जो बोलना चाहे वो बोले। लेकिन सवाल यह है कि जो दिखाने वाला पर्दा है, यानी टीवी का पर्दा, वो राहुल गांधी का अभी भी नहीं है। और राहुल गांधी उस टीवी के पर्दे पर, उस टीवी के अंदर नजर भी आएंगे या वहां पर कल कुछ और टॉपिक दे दिया जाएगा, कल कुछ और मुद्दा वो दे दिया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उधर यात्रा शुरू होनी थी, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी गई ताकि उसी पर पूरा मामला चलता रहे। मैंने ये कल कहा था और जब मैंने कल कहा था तो इसके पीछे मेरे तर्क थे। और ऐसा नहीं कि अब ये बात सही हो गई तो इसलिए मैं गाल बजाने के लिए अपनी बात को कह रहा हूं। कल भी जब मैंने कहा था तो पुख्ता तौर पर मुझे लगता था कि कुछ न कुछ बड़ा होगा।
बगैर बड़ा हुए बीजेपी इस बात को सहन ही नहीं कर पाती कि टीवी पर कोई स्पेस किसी दूसरे नेता को मिल जाए और खास तौर पर राहुल गांधी को मिल जाए। राहुल गांधी की आज रैली मैंने कवर की, ग्राउंड रिपोर्ट उसकी आपने चैनल्स पर देखी है, लेकिन उससे पहले ये नितिन नवीन साहब कौन है, इन पर जरा बात कर लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी का भाषण 4:30 बजे वो शुरू होता है रामलीला मैदान में। समय पर गौर कीजिए आप, बीजेपी 1 मिनट का समय नहीं देती है ब्रेकिंग न्यूज भी चल जाए। 4:30 बजे के आसपास राहुल गांधी का भाषण शुरू होता है और उसके बाद में करीब वो 15-20 मिनट के आसपास बोले और उसके बाद में आप ये एएनआई का स्क्रीनशॉट देखिए। एएनआई ने स्क्रीन खबर जो है वो फ्लैश की और इसमें बिहार के मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये खबर आई है साहब 5:09 पर 14 तारीख को, यानी आज। आप समझ रहे हैं, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट, यानी मिनट टू मिनट किस तरीके से क्या करना है। मैंने आपको बताया था राहुल गांधी जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दिन छुट्टी हो गई थी पूरे चुनाव आयोग की, और वो छुट्टी जो है गुरु नानक जयंती की छुट्टी वो रद्द करके और पूरे चुनाव आयोग को, जिसमें चपरासी से लेकर के चौकीदार से लेकर के गुरु नानक जयंती की सरकारी छुट्टी थी, लेकिन छुट्टी के बावजूद उधर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उधर चुनाव आयोग के अंदर दफ्तर में मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर के टॉप लेवल से लेकर के और चौकीदार तक सब वो ड्यूटी पर थे। उनका डिनर, उनका लंच वगैरह था, क्योंकि बिहार में अगले दिन वोटिंग होनी थी, सब कैंसिल हो गया था। तो बीजेपी भले ही राहुल गांधी को पप्पू और ये वो सारी बातें कहती रहे, लेकिन सीरियसली हर पार्टी हर नेता को लेती है, वो नैरेटिव के तौर पर वो अपने अपने तौर पर जो है उसको गढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, नितिन नवीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत युवा हैं, बहुत तेज तर्रार हैं। तो भैया इतने भी युवा नहीं है, इतने भी युवा नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी वो 1968 के अंदर भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बन गए थे और उनकी उम्र उस वक्त में 43 साल थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी इससे कम उम्र के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। अडवाणी साहब वो 1973 के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। उस वक्त में अडवाणी जी की उम्र वो 45 साल थी और अब इनकी उम्र भी जो है वो 45 साल है। ये बात यहां पर क्लियर हो गई। तो यानी युवा है, लेकिन युवा ऐसे भी नहीं है कि पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब ये कहा जा रहा है कि भैया देखिए, बीजेपी के अंदर परिवारवाद नहीं चलता है, कांग्रेस उसमें तो पहले गांधी जी और फिर उसके बाद में गांधी जी यानी सोनिया गांधी, राजीव गांधी और ये सब, और उसके बाद में बड़ी मुश्किल से अब मल्लिकार्जुन खड़गे को ला पाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में कम से कम चुनाव तो होते हैं। अब देखिए, वो लोक दिखावा चुनाव है या सिर्फ रस्म अदायगी के लिए है, आप कैसे भी उसको कह लीजिए, लेकिन कम से कम चुनाव होते हैं कांग्रेस में। शशि थरूर जो कि आजकल बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों के बीच में चुनाव हुआ था। लेकिन बीजेपी में जो आज के वक्त में जब नरेंद्र मोदी कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं हम, तो पार्टी के अंदर भी थोड़ी डेमोक्रेसी लेकर के आइए। और पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी लेकर के आइए तो जरा बताइए तो सही कि एक ही नाम है जिसको लेकर के मोदी साहब ने 2-2 ट्वीट किए हैं। अंग्रेजी में भी ट्वीट किया है और हिंदी में भी ट्वीट किया है। और आप बताइए कि जब नरेंद्र मोदी किसी के बारे में इस तरीके से कसीदे पढ़ दें तो बाकी किसी नेता के लिए कहां पर गुंजाइश बचती है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि श्री नितिन नवीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वे एक युवा और परिश्रमी नेता हैं जिनके पास में संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा। साथ ही जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे समर्पण भाव से काम किया है। वे अपने विनम्र स्वभाव के साथ में जमीन पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता आने वाले समय में हमारी पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगी। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई। अब बीजेपी के अंदर गुंजाइश बचती है क्या? हालांकि बीजेपी में परंपरा है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष बनता है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। जेपी नड्डा भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे
जून 2020 में वो बनाए गए थे और उनका कार्यकाल वो जून 2024 में खत्म हो गया था। लेकिन बीजेपी में चलता रहा, खत्म भी हो गए थे, लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए थे। बीजेपी चाहती तो एक चुनाव करवा करके अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियुक्त कर सकती थी, लेकिन 1.5 साल का उनको एक्सटेंशन मिला और 1.5 साल के एक्सटेंशन के साथ में वो फिर पार्टी में बने रहे। कोई चुनाव नहीं हुआ, तब भी एक चिट्ठी आती थी कि कार्यकाल उनका बढ़ा दिया गया है, सिर्फ इतना। कम से कम लोकतांत्रिक पार्टी या जो सबसे बड़ी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती, कुछ तो उसमें चुनाव और ये सब होना चाहिए, कहने के लिए ही सही, लेकिन कम से कम हो तो सही। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी शान में इतने कसीदे पढ़ रहे हैं, क्या बीजेपी के अंदर कहीं पर इंच भर भी जगह बचती है किसी और दूसरे नेता के लिए? बताइए जरा आप। और दूसरी बड़ी बात यह है, बीजेपी ने पूरी तैयारी की थी आज के दिन के लिए। सबसे पहले आज 3 बजे के आसपास जब राहुल गांधी की रैली शुरू होनी थी, उससे पहले पंकज चौधरी, ये जरा तस्वीरें देखें आप, पंकज चौधरी, उनकी ताजपोशी हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। पंकज चौधरी की ताजपोशी होती है, वो बात अलग है कि यहां पर माला में केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम है और पिछड़े समाज से ही आते केशव प्रसाद मौर्य, उनको माला में जगह नहीं मिली। चलिए छोड़ देते इस बात को भी, लेकिन इनकी जो है पहले खबरें चलती रही, इनके बारे में विजुअल चलते रहे कि योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, ये पहुंच गए। टीवी में किस तरीके से चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, बीजेपी इसमें बहुत बारीकी से काम करती है। अब नितिन नवीन के बारे में हम थोड़ी बात कर रहे थे, तो नितिन नवीन जो है, इनका आप ये देखिए बैकग्राउंड आप समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी साहब, उनकी डिग्री को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी में और बहुत सारे नेता हैं, स्मृति ईरानी है, उनकी डिग्री को लेकर के सवाल खड़े हो जाते हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको बनाया है या बनाने जा रही बीजेपी, वो भी मात्र 12वीं पास है। नितिन नवीन सिर्फ 12वीं पास है, 12वीं पास है नितिन नवीन साहब। और इनके पिताजी का नाम है नवीन किशोर प्रसाद। ये पूरा बैकग्राउंड जो है उनका मैं आपके सामने रख रहा हूं। नवीन किशोर प्रसाद 4 बार के विधायक रहे और बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे इनके पिताजी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने बेटे को यानी नितिन नवीन को वो महज 26 साल की उम्र में टिकट दिलवा दिया था। 2006 के अंदर इनको बाई इलेक्शन हुआ था और बाई इलेक्शन का टिकट इनको मिल गया था। ये बाई इलेक्शन का चुनाव जीत गए और उसके बाद में लगातार ये 5 बार के खुद विधायक है। तो यानी परिवारवाद की जो बात है ये तो साफ है साहब। इनके पिताजी कद्दावर नेता थे। उस वक्त में बीजेपी के अंदर 4 बार चुनाव जीतना आसान काम नहीं है, चुनाव जीते। अब यहां पर जो बात कही जा रही कि संगठन के जो है बहुत माहिर हैं ये नितिन नवीन साहब, तो नितिन नवीन साहब जो है वो सिर्फ एक बार छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। अब देखिए, इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन लड़वाना 2 अलग अलग बातें होती हैं। ये खुद जो है अपनी एक ही जगह पर लगातार चुनाव जीतते रहे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े मास लीडर हैं, कि बहुत बड़े क्राउड पुलर हैं, कि भीड़ को खींचने वाले नेता है, बहुत पॉपुलर भाषण देने वाले नेता है, ऐसे नहीं है। ये खुद जो है एक ही सीट से, पटना वेस्ट, उसी सीट से लगातार ये चुनाव जीतते रहे। 2008 तक पटना वेस्ट जो उसको कहा जाता था, फिर उसके बाद में उसका नाम जो है वो बंकीपुर हो गया। तो वहीं से जो है ये 5 बार चुनाव जीतते रहे। अगर कोई व्यक्ति अलग अलग जगह पर जाकर के चुनाव लड़े तो समझ में आता कि पॉपुलर लीडर है, पूरे बिहार में उसकी पकड़ है। लेकिन ये अभी रोड मंत्री थे वहां पर, और ये बात सही है कि बीजेपी ने एक सरप्राइज किया है। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, ये कई सारे नाम चल रहे थे और उन सारे नामों पर पानी फेर दिया। नित्यानंद राय का नाम भी चल रहा था, बहुत सारे नाम चल रहे थे, लेकिन उन सब पर पानी फेर करके इनका नाम जो एक सरप्राइज तरीके से सबके सामने रखा है। लेकिन परिवारवादी हैं, 12वीं पास हैं, 5 बार के विधायक, ये सारी बातें हो गई। अब जरा आप सोचिए कि इस खबर को आज ही क्यों लाया गया, और जब राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ तभी क्यों लाया गया? क्या ये मोदी जी के शब्दों में अगर मैं पूछूं तो महज संयोग की बात है या प्रयोग की बात है? अब यहां पर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं और आज की रैली पर बात करते हैं। आज रैली हुई, राहुल गांधी, उन्होंने मंच पर कई सारी बातें कही
और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं भाषण कुछ और देने के लिए आया था, लेकिन चूंकि मोहन भागवत ने एक बयान दिया और मोहन भागवत के बयान की वजह से मैंने अपना पूरा भाषण का प्लान चेंज कर दिया। दरअसल मोहन भागवत ने कहा कि शक्ति उसी को लोग जो है वो सलाम करते, शक्ति को लोग जानते हैं, और राहुल गांधी ने उसकी इर्द गिर्द अपना भाषण बुना कि हम शक्ति नहीं बल्कि सत्य के साथ में खड़े हैं, और हम जो है वो दिखाएंगे कि कैसे सत्य के साथ में खड़े होकर के, सत्य के पीछे खड़े होकर के और बीजेपी और आरएसएस और नरेंद्र मोदी को हराएंगे, ये राहुल गांधी ने कहा। तो कुल मिलाकर के उनका जो भाषण था, उनका जो पूरा आज का जो लबोलबाब था वो यही था। ज्ञानेश कुमार पर तीखे हमले बोले, खूब नाम जो है वो ज्ञानेश कुमार का लिया, और ये भी कहा कि बीजेपी ने आज जिस तरीके से रूल को बदल करके, कानून को बदल करके ज्ञानेश कुमार को इम्यूनिटी दी है, हम आएंगे तो हम इस रूल को फिर से चेंज करेंगे और इनको पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे या इन पर कड़ी कार्रवाई होगी। अमित शाह के बारे में कह दिया कि अमित शाह के तो हाथ कांप रहे थे ऐसे ऐसे। आपने देखा अमित शाह को? हाथ देखा अमित शाह का? हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा? क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। राहुल गांधी आजकल अमित शाह पर खूब हमलावर है। अब वो क्यों हमलावर हैं, इस पर किसी रोज अलग से बात करेंगे, उसके पीछे क्या वजह है। लेकिन मोदी जी को अभी भी राहुल गांधी छोड़ नहीं रहे। नरेंद्र मोदी के चेहरे का कॉन्फिडेंस उड़ गया है। मगर आप मोदी जी का चेहरा देखिए, अच्छी तरह देखिए। जो मेरी बहन ने कहा, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। आपने देखा? वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है। कुल मिलाकर के 3 लोगों पर आज राहुल गांधी का हमला रहा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उसके बाद में चुनाव आयुक्त। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी ने भले ही कानून बदल करके इनको इम्यूनिटी दे दी हो, लेकिन हम आएंगे तो कानून बदलेंगे और कार्रवाई करेंगे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं। देखिए आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। नहीं है ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं
कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हो। अगर टीवी पर यहां पर नितिन नवीन की खबरें नहीं चल रही होती तो ये सारी खबरें चलती, चर्चा होती, क्योंकि टीवी को भी कुछ न कुछ चाहिए, चैनल्स पर भी कुछ न कुछ कंटेंट चाहिए जिस पर बात हो कम से कम। लेकिन बीजेपी ने कंटेंट इतना सारा दे दिया, इतनी बड़ी खबर दे दी, उसी पर चर्चा हो रही है। और जाहिर सी बात है, जो आदमी बिल्कुल नया है तो लोग उसके बारे में और ज्यादा उत्सुक होकर के उसको देखेंगे, सुनेंगे कि आखिरकार ये आदमी कौन है, किस तरीके का है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो थोड़ा उसके बारे में लोग ज्यादा उत्सुकता के साथ में देखते हैं। अगर मान लीजिए कि अमित शाह को ही अध्यक्ष बनाया जाता तो लोग बहुत सरप्राइज नहीं होते और लोग जो है उस पर बहुत इंटरेस्ट भी नहीं लेते। लेकिन अब बिल्कुल नया नाम। और दूसरी बात यह है कि नितिन नवीन, अब आपको लगता है कि वैसे तो जेपी नड्डा भी कभी ऐसा दिखाई नहीं दिया कि नरेंद्र मोदी के किसी फैसले के खिलाफ चले गए हो, और नितिन नवीन वो तो एक तरीके से आप कहिए कि मोदी साहब की कृपा पर ही रहेंगे, यानी बिल्कुल यस मैन वाली छवि वो मोदी जी को पसंद आती है। और आप योगी आदित्यनाथ को छोड़ दीजिए तो जितने मुख्यमंत्री बनाए गए वो भी यस मैन वाले थे या यस मैन वाले हैं, जिनको कभी भी बदल दो, कभी भी बैठा दो, कभी भी उठा दो। तो ये जो है वो मोदी जी की एक तरीके से स्टाइल है, उनका पॉलिटिक्स करने का एक तरीका है। लेकिन आज प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवा ले तो एक भी चुनाव बीजेपी नहीं जीत पाएगी। मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। राहुल गांधी जी ने बिहार चुनाव में लंबी यात्रा की एसआईआर के खिलाफ। क्यों की? क्योंकि एसआईआर में ये वोट काटकर चुनाव का नतीजा अपने पक्ष में करना चाह रहे थे। अब यूपी में शुरू हो गया है, 3 करोड़ नाम काटे गए हैं यूपी में। कितना योग्य है ये चुनाव आयोग भाजपा के लिए? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू और विवेक जोशी, मेरे साथ बोलिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की, किस तरह से इन्होंने साजिश रची। कुल मिलाकर के अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से आज रैली हुई, उस रैली के बाद में कांग्रेस पार्टी इस चीज को कितना जमीन पर खींच करके ले जाएगी। क्योंकि देखिए, रैली होती है, 2.5-3 घंटे नेता उसमें भाषण देते हैं, पब्लिक आती है, भाषण सुनती है, कार्यकर्ता आते हैं, भाषण सुनते हैं, घर चले जाते हैं, अखबार में जिक्र होता है, मोबाइल पर वीडियो देखते हैं। लेकिन 2 दिन बाद में क्या, 4 दिन बाद में क्या, इसको जमीन पर किस तरीके से लेकर के जाएंगे, कोई रोडमैप आज मुझे कांग्रेस की रैली में नहीं दिखा। यह बात सच है। भीड़ आई, जबरदस्त भीड़ थी। मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की रामलीला मैदान में अभी तक जितनी रैलियां हुई है, उन सब में आज की जो रैली में भीड़ थी वो सबसे ज्यादा थी। लेकिन रोड मैप नहीं दिखाई दिया। राहुल गांधी का भाषण हुआ, जोरदार तरीके से बोले, प्रियंका गांधी ने बोला, लेकिन वही सारी बातें कि ज्ञानेश कुमार, नरेंद्र मोदी और वो सब बातें। आपके पास में रोड मैप क्या है? आप इस वोट चोरी वाले मुद्दे को किस तरीके से उसको
निर्णायक मोड़ तक लेकर के जाएंगे, कैसे इसमें बदलाव करवाएंगे, कहां क्या होगा, आप क्या करने जा रहे हैं, फिर इसको नीचे गांव गांव तक कैसे लेकर के जाएंगे, वो रोड मैप आज नहीं सुनाई दिया। आज एक बड़ा मौका था आपके पास में, एक बड़ा मंच था आपके पास में। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करेगी, बताएगी कि हम कैसे इस चीज को जमीन पर लेकर के जा रहे हैं, लेकिन आज एक बड़ा मौका था। उस बड़े मौके को आपने केवल भाषण के तौर पर और एग्रेशन के तौर पर एक तरीके से इस्तेमाल किया। अच्छा होता कि एक रोड मैप पता चलता तो फिर उसमें और ज्यादा क्लैरिटी आती, लेकिन बहरहाल आज का दिन खत्म होते होते बीजेपी ने एक सरप्राइज दे दिया और राहुल गांधी के सामने फिर से एक तरीके से कहें तो खेल कर दिया। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।